नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाश्चात्य काव्यशास्त्र समीक्षक I.A. रिचर्ड्स का सिद्धांत, जिसका नाम है व्यवहारिक समीक्षा। आज हम इनकी व्यवहारिक समीक्षा का सिद्धांत को समझेंगे। इस सिद्धांत को समझने से पूर्व हम I.A. रिचर्ड्स के बारे में जानेंगे। आधुनिक युग के पाश्चात्य समीक्षकों में I.A. रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म 1893 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। वे अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी रहे तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। वहीं से इन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने लगभग एक दर्जन ग्रंथ लिखे, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म अर्थात साहित्य समीक्षा के सिद्धांत। आधुनिक पाश्चात्य आलोचकों में I.A. रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मूलतः मनोवैज्ञानिक तथा मूल्यवादी समीक्षक हैं, अतः उनका साहित्यिक योगदान मनोविज्ञानिक के धरातल पर है। रिचर्ड से पहले प्रोफेसर ब्रैडले ने काव्य की सौंदर्य अनुभूति का समर्थन करते हुए उसे जीवन से भिन्न माना, किंतु रिचर्ड्स ने उनकी इस मान्यता का खंडन करते हुए कला और काव्य का जीवन मूल्यों से घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया। उन्होंने मूल्य सिद्धांत की स्थापना कर काव्य को जीवन से जोड़ा तथा सामान्य जीवन में काव्य की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस दृष्टि से इन्होंने ब्रैडली की किसी कला के सिद्धांत का खंडन करते हुए मूल्य सिद्धांत की स्थापना की। रिचर्ड्स का मत है कि आज जब प्राचीन परंपराएं टूट रही हैं और मूल्य विघटित हो रहे हैं, तब सभ्य समाज कला और कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। रिचर्ड्स के विचार से साहित्य समीक्षा का सिद्धांत दो स्तंभ पर होना चाहिए, एक मूल्य और दूसरा संप्रेषण। रिचर्ड्स के प्रमुख ग्रंथ हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, जो कि लिखा हुआ है 1922 ईस्वी को। दूसरा है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, जिसको लिखा है 1923 में। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको लिखा है 1924 को। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसको लिखा है 1929 को। और साइंस एंड पोएट्री, इसका सन मालूम नहीं है। अब हम आते हैं व्यवहारिक समीक्षा के सिद्धांत पर। व्यवहारिक समालोचना किसी सिद्धांत विशेष पर आधारित नहीं रहती, फिर भी हम उसके सिद्धांतों की चर्चा करने बैठें, यह एक स्वयं विरोधी बात सी लगती है, पर बात कुछ ऐसी ही है। आलोचना का उद्देश्य किसी भी काव्य कृति के समस्त सौंदर्य और विशेषताओं को स्पष्ट कर उन्हें अनुभूति गम्य बनाना है। इस दृष्टि से आलोचना के अनेक स्वरूप विकसित हुए, पर कोई एक स्वरूप इस उद्देश्य की पूर्णतया पूर्ति ना कर सका। अतएव व्यवहारिक समीक्षा की आवश्यकता का अनुभव हुआ। व्यवहारिक समीक्षा के सिद्धांतों या नियमों के अनुसंधान की पूर्वगामिनी आलोचना की एक सामान्य प्रक्रिया है, जो इसकी समुचित दृष्टि प्रदान करती है।
इस प्रक्रिया को व्यवहार में लाने वाले अंग्रेजी के प्रसिद्ध समालोचक और विद्वान I.A. रिचर्ड्स हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया है और निष्कर्ष स्वरूप अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके ये निष्कर्ष अंग्रेजी काव्य के आधार पर है, यद्यपि यह उनका अपना दृष्टिकोण है और अन्य अनेक आलोचकों ने इसे पूर्ण या महत्वपूर्ण स्वीकार नहीं किया, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अपने इस नए प्रयोग के द्वारा इस दिशा में अनेक सुझाव प्रदान करते हैं। उन्हीं सुझावों के आधार पर इस विषय में भारतीय काव्य को भी ध्यान में रखकर कुछ विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न यहाँ किया गया है। रिचर्ड्स महोदय ने अनेक अंग्रेजी कविताओं को उनके शीर्षकों और लेखकों के नामों को हटाकर विभिन्न प्रकार के शिक्षा स्तर के शिक्षित व्यक्तियों को स्वतंत्र समालोचनार्थ भेजा और उनकी समालोचनाएं प्राप्त होने पर उनमें से 13 का विश्लेषण अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इसी के आधार पर उन्होंने समीक्षा की कुछ विशिष्ट बातों और नियमों का संग्रह किया है। इसके पूर्व कि हम उन नियमों पर विचार करें, हमें पहले इस प्रयोग की महत्ता पर विचार कर लेना चाहिए। रिचर्ड्स महोदय का उद्देश्य केवल साहित्यिक समीक्षा का एक प्रयोग करना ही नहीं था, वरन संस्कृति की समकालीन स्थिति और शिक्षा पद्धति का एक नवीन मार्ग भी स्पष्ट करना था। इसके अतिरिक्त स्वयं हम काव्य के संबंध में किस प्रकार सोचते विचारते हैं, यह ज्ञान भी अपने आप को इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा हो जाता है। इस प्रकार आत्म विश्लेषण और शिक्षा पद्धति के साथ साथ इस प्रयोग का सबसे बड़ा महत्व सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है। यदि इस प्रकार के व्यवहारिक समीक्षा के प्रयोग चलते रहें और विभिन्न देशों में एक ही समय चलें, तो निश्चय ही हमें इनके द्वारा संस्कृति और साहित्य का तुलनात्मक यथार्थ ज्ञान हो सकता है। इस दृष्टि से सचमुच इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार सांस्कृतिक या शिक्षा संबंधी ज्ञान के लिए किसी और विषय को चुना जा सकता था। काव्य को ही क्यों चुना गया और इसका ही चुना जाना क्या कुछ अधिक आवश्यक है? हाँ, काव्य इस प्रकार की समीक्षा को प्राप्त करने के लिए उपयोगी विषय है। अन्य शास्त्रीय विषयों की और सभी प्रकार के व्यक्तियों की रुचि नहीं होती। विशिष्ट रुचि और बुद्धि के व्यक्ति ही इन विषयों में प्रवृत्त हो पाते हैं, परंतु धर्म, दर्शन, अध्यात्म, नीति, आचार, सौंदर्य शास्त्र आदि की और एक साथ बहुतों की रुचि और प्रवृत्ति होती है, किंतु इनका जो शास्त्रीय स्वरूप होता है उसकी और सभी की रुझान नहीं होती। यह भी विशिष्ट ज्ञान और रुचि का विषय हो जाता है। ज्ञान का संबंध इन सब विषयों से होता है, अतएव काव्य के माध्यम से प्रस्तुत इन विषयों में व्यापक जन समुदाय की सहज अभिरुचि होना एक स्वाभाविक और वास्तविक बात है। यह एक तथ्य है। अतः व्यवहारिक समीक्षा के प्रयोग के लिए काव्य को चुनना ही अधिक उपयुक्त है। उपयुक्त उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के साथ एक शंका यह उठ सकती थी कि इस प्रकार के प्रयोगों का उद्देश्य सांस्कृतिक या शिक्षा संबंधी ही है,
तो ऐसी समीक्षा से साहित्य का क्या संबंध है और इस प्रकार साहित्यिक समीक्षा या आलोचना के क्षेत्र में इसकी चर्चा क्यों होनी चाहिए? इस शंका का उत्तर हमें काव्य को इस उद्देश्य के लिए चुने जाने के कारण में प्राप्त हो जाता है। यद्यपि व्यावहारिक समीक्षा के लिए के लेखक का उद्देश्य साहित्यिक समीक्षा नहीं, फिर भी चूंकि काव्य को ही इस प्रकार के प्रयोगों के लिए सर्वोपयोगी समझा गया है, अतः उसका संबंध निश्चयतः साहित्यिक समीक्षा से हो जाता है। इस प्रकार काव्य समीक्षा का यह व्यावहारिक रूप न केवल साहित्यिक अभिरुचि के स्तर का एक लेखा प्रस्तुत करता है, वरन वह मानव अनुभूति और विचारों का एक स्वाभाविक इतिहास बन जाता है। व्यावहारिक समीक्षा संबंधी प्रयोगों से यह प्रकट होता है कि भावों या विचारों का सहज और सरल प्रकाशन कितना कठिन है। साथ ही यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि समीक्षा का प्रयास भी भावों और विचारों के आदान प्रदान की सहजतम रीति निकालना है। समीक्षा संबंधी अनेक सिद्धांत उसी के परिणाम हैं, परंतु वास्तविकता तो कुछ इस प्रकार की ही है कि ये सिद्धांत या नियम बुद्धिमानों के लिए तो बड़े सहायक सिद्ध होते हैं, परंतु अन्य के लिए वे स्वयं एक भ्रम या उलझन में डालने वाली वस्तु बन जाते हैं। मनुष्य की विविध अभिरुचियों और विभिन्न मनोवृत्तियों के परिणाम स्वरूप तथा विभिन्न युगों की जीवन शैली और आदर्शों की परिवर्तनशीलता और विकास के कारण कोई भी नियम या सिद्धांत सर्वांगीण रूप से उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाता। इसके कारण सिद्धांत विशेष का आग्रह समीक्षा को अपनी सीमा में बांधने वाला भी होता है और उसके स्वच्छंद विकास में बाधा पहुंचाता है। अतः उसके स्वच्छंद और विकासशील रूप को ही प्रेरणा देने का प्रयत्न श्रेयस्कर है। इस प्रकार व्यावहारिक समीक्षा के मार्ग में कठिनाइयाँ या उपस्थित होती हैं। इन कठिनाइयों में से कुछ प्रमुख पर यहाँ विचार किया जाता है। सबसे प्रथम कठिनाई कविता के वास्तविक अर्थ ग्रहण की है। किसी भी छंद का यथार्थ तात्पर्य ग्रहण करना अति आवश्यक है, क्योंकि अन्य बातें इसी पर निर्भर करती हैं। यह बात आश्चर्यकारी है, परंतु व्यावहारिक समीक्षा के प्रयोग स्वरूप जो निष्कर्ष निकला वह यही था कि अधिकांश व्यक्ति कविता का अर्थ सहज तात्पर्य नहीं समझ पाते और इसके परिणाम स्वरूप उसमें व्यक्त भाव, अनुभूति, ध्वनि और उद्देश्य को समझने में भ्रम कर बैठते हैं। यह भाव सरल, सटीक और विलुप्त सभी प्रकार की कविताओं के लिए सत्य बैठता है। किसी भी समीक्षा के लिए काव्य का अर्थ ज्ञान तो प्रारंभिक आवश्यकता है, इसी के समझ। दूसरी कठिनाई है कविता के ऐन्द्रिक प्रभाव के ग्रहण की। यह तो निर्विवाद तथ्य है कि कविता में शब्द क्रम गद्य के शब्द क्रम से भिन्न होता है और उसका एक लयात्मक या ध्वन्यात्मक प्रभाव होता है। इस प्रभाव को ग्रहण करने के लिए हमारी श्रव्य शक्ति की योग्यता आवश्यक है। लयात्मक प्रभाव को ग्रहण कर सकने वाले व्यक्तियों पर जो प्रभाव किसी छंद का पड़ सकता है वह अन्यों पर नहीं। हम कवि की तद्दीपयक प्रतिभा और कविता के इस युग की
विशेषता नहीं जान सकते। यदि हमें ये लयात्मक संस्कार नहीं है, इस त्रुटि का परिहार इन्हीं अंशों में कवि द्वारा या किसी अन्य दक्ष व्यक्ति द्वारा लयात्मक ढंग से पढ़कर किया जा सकता है, परंतु उसके भी समग्र प्रभाव का आनंद लेने के लिए पाठक को इस दृष्टि से संस्कृत होना आवश्यक है। ऐन्द्रिक प्रभाव का दूसरा रूप है दृश्य दर्शन। इसका संबंध हमारे प्रत्यक्ष करने की शक्ति से है। कवि के भीतर प्रत्यक्षीकरण की शक्ति असाधारण रूप से विद्यमान होती है और वह प्रत्यक्षीकृत वस्तुओं का वर्णन करता है, परंतु प्रत्यक्ष करने या दृश्य दर्शन की शक्ति सब में बराबर या एक सी नहीं होती। अतः इसके परिणाम स्वरूप कविता में प्रस्तुत दृश्यों को हृदयंगम करने या उसके द्वारा प्रभाव ग्रहण के क्षेत्र में अंतर हो जाना स्वाभाविक है। कभी कभी हम कवि द्वारा उद्दिष्ट प्रभाव से अधिक प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं और कभी उस तक पहुँच नहीं पाते। इस प्रकार विभिन्न कोटि के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत समीक्षकों में विभिन्नता होना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ एक बात और है, हमारे स्मृति पटल पर अनेक पूर्ववर्ती घटनाओं और दृश्यों के चित्र अंकित रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई पंक्ति पढ़कर अपनी स्मृति के संस्कारों के कारण अपने अनुभूत किंतु विषय से पूर्णतः अप्रासंगिक दृश्यों और प्रभावों में मग्न हो जाते हैं। जैसे कि कविवर बिहारी ने कहा है, मन हम जात अजौ वहाँ वा जमुना के तीर। वैसे ही हम अपनी किसी प्रिय कल्पना या रुचि से ओतप्रोत होकर विषय से विच्छिन्न हो जाते हैं। यह बात योग्यता या संस्कार की त्रुटि के कारण नहीं, वरन एक स्वाभाविक सी बात है, परंतु इससे हम कविता की पंक्ति का उद्दिष्ट या वांछित प्रभाव नहीं ग्रहण कर पाते। यह भी सत्य है। इसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसा होता है कि संयोग से कवि उस भावना को प्रकट करता है जो हमारी अपनी भावना भी है। ऐसी दशा में हम उस भावना से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वह कवि को न रहकर अपनी हो जाती है। समीक्षा की दृष्टि से यह स्थिति भी आपत्तिपूर्ण है, क्योंकि ऐसी दशा में या तो हम कवि के साथ पक्षपात करेंगे या उसे कोई श्रेय न देंगे। समीक्षा के क्षेत्र में भावुकता एक बहुत बड़ी कठिनाई है। इस भावुकता के वशीभूत होकर निश्चय ही या तो हम कुछ ऐसी अच्छाइयाँ देखने लगते हैं जो उसमें हैं नहीं, और या हम प्रसंग से पूर्णतः बहक जाते हैं। यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर लेनी आवश्यक है कि भावुक और भावक सहृदय या समीक्षक में अंतर है। वास्तविक गुणों का समुचित ग्रहण और प्रशंसा भावुक या सहृदय का काम है, जबकि भावुक अवास्तविक या काल्पनिक गुणों की प्रशंसा भी करता है। उसकी अभिव्यक्ति सदैव समीक्षा नहीं कही जा सकती। इससे विपरीत स्थिति है अरसिकता की। इसमें पाठक या समीक्षक गुणों को देखते और प्रभावित होते हुए भी उदारता से उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहते। यह दशा काव्य गुणों और कवि के उत्साह पर पानी फेरने वाली होती है। इसीलिए कहा गया है, अरसिकेतु कवित्व निवेदनम।
सिरसी माँ लिख सा लिख माँ लिख माँ लिख। अतः समीक्षा में इस अरसिकता की स्थिति से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और बहुत बड़ी कठिनाई है सैद्धांतिक आग्रह। यह सैद्धांतिक आग्रह दो रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम इस रूप में कि कविता में सत्य या जीवन के संबंध में क्या विचार प्रकट किए गए हैं। यदि पाठक या समीक्षक किसी विशेष संप्रदाय, विचार या सिद्धांत का व्यक्ति है तो उस काव्य खंड का मूल्यांकन उसके आधार पर करेगा। उसके होने पर उसकी प्रशंसा और न होने पर निंदा की जा सकती है। अन्य सिद्धांत या विचारधारा के कारण उसे निष्कृत बताया जा सकता है। समीक्षा के सामने एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या काव्य का महत्व उसमें व्यक्त किसी विशिष्ट सिद्धांत या विचारधारा के कारण है, यह इसके अतिरिक्त किसी अन्य बात पर। यदि विचारधारा से इतर बात को हम महत्व देते हैं तो वह कविता की शैली या शिल्प हो सकता है। यहाँ भी सैद्धांतिक आग्रह का प्रश्न सामने उपस्थित होता है। शिल्प और शैली से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं। हम उनमें से किसी एक का आग्रह उस कविता में कर सकते हैं यदि उसमें वही शिल्प विधि या शैली अपनाई गई है तो वह हमें अच्छी लगती है, और यदि नहीं अपनाई गई है तो वह कविता हमें दोषपूर्ण लगती है। भारतीय काव्य शिल्प विधि के अनेक रूप अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि आदि हैं। यदि आज का काव्य हम उनमें से किसी कसौटी पर कराने लगें तो आवश्यक नहीं कि वह उसमें खरा ही उतरे। आज का काव्य आज के जीवन के अनुरूप और उससे संबंध रखता है। अतः इस प्रकार किसी शिल्प सिद्धांत का आग्रह भी समीक्षा के लिए उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त शिल्प संबंधी बातें तो माध्यम भाव है, अतः उन्हें सावधान रूप में ही देखना आवश्यक है। साध्य तो कुछ और है, यह उसके अंतर्गत व्यक्त विचार, भाव, जीवन, आदर्श, संस्कृति आदि कुछ हो सकता है। समीक्षक को देखना यह है कि वह उद्देश्य किस प्रभाव के साथ अभिव्यक्ति पा सका है। इसीलिए वह कवि की सफलता और कविता की उत्कृष्टता निहित रहती है। प्रयुक्त कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ हैं जो व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में उपस्थित होती हैं। इन बातों को सामने रखने पर देखते हैं कि मानव अभिव्यक्ति के संबंध में चार बातें सामने आती हैं जिन्हें हम अभिव्यक्ति के चार पक्ष कह सकते हैं। ये हैं अर्थ, भाव, अनुभूति, ध्वनि और उद्देश्य। किसी भी समीक्षक के लिए इन चारों पक्षों का राग, चित्त, ज्ञान उपेक्षित है। विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों में इन पक्षों की कमी या अधिकता देखी जा सकती है। एक वैज्ञानिक कृति के लिए अर्थ ही सर्वोपरि महत्व का है। उसका भाव, अनुभूति, ध्वनि से कोई विशेष संबंध नहीं। हाँ, उद्देश्य अवश्य उसके अर्थ का पद प्रदर्शन करता है, परंतु एक साहित्यकार या वक्ता के लिए भाव, अनुभूति का पक्ष महत्वपूर्ण है, जहाँ पर वह अपने वक्तव्य या भाषण का प्रभाव डालना चाहता है। भाव के विशिष्ट प्रभाव के लिए ध्वनि का अपना स्थान है। विशेष रूप से कविता की स्मरणीय रमणीयता के लिए ध्वनि का सहारा आवश्यक है। उपेक्षात्मक और सैद्धांतिक उक्तियों में उद्देश्य प्रधान होता है। इस प्रकार विभिन्न अभिव्यक्तियों की प्रकृति के अनुसार इन चारों पक्षों के स्वरूपों में किसी का प्राधान्य या उसकी उपेक्षा रहती है। इन पक्षों का संबंध काव्य के तत्वों से भी जोड़ा जा सकता है। काव्य भी एक विशिष्ट प्रकार की अभिव्यक्ति है, वरन यह कहा जा सकता है कि काव्य एक सजीव और पूर्ण अभिव्यक्ति है जो
असंचिन्न होगा। इन अभिव्यक्ति में शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना और बुद्धि तत्वों का सामंजस्यपूर्ण समन्वय रहता है। काव्य के अतिरिक्त अन्य उक्तियों में समस्त तत्व विद्यमान नहीं रहते। वैज्ञानिक उक्तियां अर्थ और बुद्धि तत्व प्रधान हैं। दार्शनिक उक्तियों में अर्थ बुद्धि तत्वों के साथ कभी कभी कल्पना तत्व का भी समावेश हो जाता है। शब्द तत्व केवल अर्थ तत्व का वाहक होकर आता है, उनका अपना पूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं होता और उसकी ध्वनि संबंधी विशेषता प्रस्फुटित नहीं हो पाती। शास्त्र, धार्मिक और नैतिक उक्तियों में भी यही बात देखी जा सकती है। अतः वह काव्य या उसके समक्ष ही कोई उक्ति है जिसमें उन पांचों तत्वों का समुचित एवं सजीव तथा प्रभावपूर्ण सम्मिश्रण देखा जाता है। इसीलिए उक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण काव्योक्ति मानी गई है। पूर्व उक्त चार पक्षों का समाहार भी इन पांचों तत्वों में हो जाता है। एक बात और है, अन्य उक्तियों में ये तत्व अपने सामान्य नग्न या नीरस रूप में रहते हैं, परंतु काव्योक्ति में इनमें से प्रत्येक तत्व अपने द्योतित में अलंकृत एवं सरस रूप में दिखाई पड़ता है। शब्द तत्व को ही लीजिए। काव्य में यह केवल अर्थ का वाहक मात्र नहीं है, वरन उसका अपना निजी आकर्षण है और सबसे पहले वही हमारे ध्यान को खींचता है। संगीतात्मक ध्वनि, काकु वक्रोक्ति और भाव अनुकूल गति या लय का प्रभाव और उसके संचार करने की क्षमता शब्द तत्व में ही प्रकट हो जाती है। उसका स्वरूप न केवल अर्थ को प्रकट करने में सहायक होता है, वरन अन्य तत्वों को भी चमका देता है। काव्य में शब्द रत्नों के समान दमक लेकर उगता है। वह साधारण उपयोग का पत्थर मात्र नहीं रह जाता, उसकी धुति में पाठर चमत्कृत होता और उसी की गति में वह घूम जाता है। इस प्रकार अर्थ तत्व है। काव्य में अर्थ तत्व शब्द के चमत्कार से पूर्ण होने के कारण अलंकृत रूप कारण धारण करता है। अर्थ में व्यंजना का समावेश हो जाता है। वह अर्थ कल्पना और अनुभूति को सजग करता है। व्यंग्यार्थ काव्य में उद्दृष्ट और की जिसको उद्दृष्ट और प्रधान हो जाता है। अतः शब्दों के समान अर्थों से काम नहीं चलता, जिसको हम तर्क की कसौटी पर अनर्गल कह सकते हैं। काव्य में वह पूर्ण प्रभाव डालने में समर्थ होता है। कल्पना और भाव तत्व को काव्य में ही प्रधानतया रहते हैं। काव्य में कल्पना और अनुभूति का माध्यम होने से अर्थ तत्व भी समाहित होता है। अलंकारिक अभिव्यक्ति जैसी एक रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुक्ति, प्रतीक, उपमा, अंत्योक्ति आदि में पाई जाती है। कल्पना प्रेरित होती है, अतः कल्पना और भाव अनुभूति को जागृत करने वाले काव्य के छंद विधान में वाक्य रचना या शब्द क्रम का व्यापारिक महत्व नहीं रहता। समीक्षा को अर्थ ग्रहण करने के लिए अपने अनुभव या सहज संस्कारों का सहारा लेना पड़ता है। प्रसंग, परंपरा और प्रयोग के आधार पर हम काव्यगत अभिव्यक्ति के सौंदर्य का मूल्यांकन कर सकते हैं, इसके बिना नहीं। कोरा तर्क संगत अर्थ ही महत्व का नहीं होता। शब्द की गति, ध्वनि और लोच से कल्पना के सम्मुख प्रस्तुत दृश्यावली से और अनुभूति पर पड़े प्रभाव से सामूहिक रूप में जो हमारी वृत्ति ग्रहण करती है अथवा जो वैचारिक संस्कार बनते हैं, वह ही महत्वपूर्ण होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काव्य रचना के व्यवहार को स्पष्ट करते हुए लिखा है: हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा काहे सुजाना। जो बरसै वरवारी विचारु, होई कवित मुक्तामणि चारु। अनुभूति में डूबी हुई कल्पना या प्रतिभा में
जब किसी सुंदर विचार का प्रवेश वाणी की कृपा से होता है तब कविता का जन्म होता है। इस प्रकार काव्यगत अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न है और उसमें ध्वनि, भाव और कल्पना की विशेषताओं का समावेश सहज में ही रहता है। ध्वनि, शब्दगत और छंद के परिणाम स्वरूप संगीत का गुण काव्य में भरती है। भाव सरसता और रोचकता की सृष्टि करते हुए हमारे मनोविकारों को जागृत करते हैं, जिससे हमारे भीतर तन्मयता और एकाग्रता आती है और कल्पना सजीव चित्रों को सामने रखती है जो भाव आदि के प्रेरक होते हैं। इस प्रकार संगीत, चित्रकला और मनोविज्ञान की विशेषताओं से युक्त काव्य एक रमणीय रचना बन जाता है। यह विशेषता अन्य उक्तियों में नहीं पाई जाती। कल्पना शक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया हुआ अप्रस्तुत विद्वान केवल अलंकार की सृष्टि नहीं करता वरन सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूति को प्रकट करने में समर्थ होता है। अतएव अलंकार विधान को सदैव नव्य रूप देना अनुभूति की सूक्ष्मता, तीव्रता और सघनता पर तथा कल्पना की शक्ति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार काव्य में अर्थ अभिव्यक्ति की प्रक्रिया साधारण न होकर जटिल होती है। अलंकारिकता, उक्ति, वैचित्र्य या दृश्य चित्रण के माध्यम से अभिव्यक्त भाव या तात्पर्य को उपयुक्त कल्पना और अनुभूति संबंधी क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही भली भांति भौतिक सम्यक ग्रहण किया जा सकता है। पूर्वोक्त पक्षों या तत्वों में से किसी एक या अनेक को लेकर काव्य की अभिव्यक्ति या शिल्प संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु वे भी काव्य के संबंध में सत्य होते हुए भी सार्वकालिक काव्य की समीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। काव्य की विशेषता उसकी नव्यता में है। युग की चेतना और अनुभूति को संजोकर कवि जो नूतन अभिव्यक्ति करता है उसमें उसका अनुभव और जीवन दर्शन छिपा रहता है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की नूतन मंजिलें जिस प्रकार ठीक पूर्ववर्ती या प्राचीन स्वरूप जैसी नहीं हो सकती, उसी प्रकार काव्य का स्वरूप भी पूर्ववर्ती या प्राचीन स्वरूप जैसा नहीं हो सकता। अतएव उसकी समीक्षा के लिए पूर्ववर्ती या प्राचीन सिद्धांत पूर्ण तथा उपयुक्त नहीं है। इस कारण से व्यवहारिक समीक्षा शिल्प विधि संबंधी सिद्धांतों के आग्रह से मुक्ति चाहती है। वह काव्य या उक्तियों में प्रकट धर्म, संप्रदाय या दर्शन संबंधी सिद्धांतों के आग्रह से भी मुक्ति चाहती है, क्योंकि जीवन के नवीनतम प्रयोग नित्य नए सत्य सिद्धांतों और नियमों की खोज करते रहते हैं और प्रगतिशील जीवन को बांध कर रखने में प्राचीन या पूर्ववर्ती सिद्धांत पूर्णतः सक्षम नहीं होते। अतः व्यवहारिक समीक्षा एक स्वतंत्र समीक्षा क्रम है। इतना होते हुए भी अभिव्यक्ति और काव्य के मूल में विद्यमान तो तत्व है, उनका प्रत्यक्षीकरण यह समीक्षा अनिवार्य समझती है। किसी अभिव्यक्ति में उनका नूतन रूप किस तरह प्रकट हुआ है, यह उसकी सबसे बड़ी खोज है। उसकी कसौटी अभिव्यक्ति की पूर्णता से संबंधी आदर्श है, जिसका स्वरूप समीक्षा या पाठक के अध्ययन, रुचि, संस्कार, सहृदयता आदि की समग्रता से बनता है। उस पर कविता का मूल्यांकन उसके द्वारा प्रेषित प्रभाव के आधार पर होता है। यह प्रभाव जितना ही सामाजिक होगा, कविता की उत्कृष्टता उतनी ही व्यापक होगी। यहाँ व्यवहारिक समीक्षा सिद्धांत पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।